Today we are going to study social science chapter first, where, when and how. I request all of you to take out your book with me and just start reading with me. So let's start. The earliest inhabitant of the Indian subcontinent lived on the bank of river Indus. As we know, all the greatest civilization of the world have developed in river valleys. Such was the case with India too. There were many reasons why this happened. Rivers were a source of food as well as fresh water, both drinking as well as for irrigation. Since big rivers were easily navigable, they were served as arteries for commerce and communication. They were therefore ideal for transporting military forces as well as trade goods. Above all, the river provided cultural and political boundaries to our country. जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो इंडिया में जो रहते थे, अपन मानते हैं, तो वो सब कहाँ रहते थे? इंडस रिवर के पास रहते थे. कहाँ पे? इंडस रिवर के पास. इंडस रिवर एक रिवर है, आज भी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. इनहेबिटेंट मतलब जो लोग रहते हैं उनको अपन कहते हैं इनहेबिटेंट. ओके, सो अपन ये मानते हैं कि सबसे पहले इंडिया में कहीं पे भी लोग रहते थे. तो आज तक अपने पास जो एविडेंस अवेलेबल है उसके बेसिस में ये पता है कि इंडस के पास इंडिया में सबसे पहले लोग रहते थे. अब रिवर के पास में क्यों रहते थे? सबसे ह्यूमन रहना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वहाँ पे फूड और वाटर बहुत इजीली अवेलेबल रहता था, और साथ ही साथ ये वाटर जो होता था पीने के काम भी आता था और इरीगेशन के काम भी आता था. और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग सीखते गए तो इससे नेविगेशन ईजी हुआ. नेविगेशन मतलब कहीं जाने का रास्ता बहुत आसान हुआ. कहीं जाना है तो नदी जब चौड़ी होती थी तो उससे वो लोग शिप बना के चले जाते थे. फिर धीरे धीरे और मॉडर्न हुआ तो यहाँ से वो लोग उसी शिप में अपनी आर्मी फोर्स वगैरह भेज के, जब राजा लोग ऐसे अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे. ठीक है. और ये रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक कल्चरल, अपन को एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी बनाती है. एक रिवर के बाद दूसरा स्टेट चालू हो जाता है. इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट होंगे आप देखोगे तो रिवर, उसका जो बाउंड्री होगा वो एक रिवर से बाउंड्री है. ठीक है. मध्य प्रदेश का जो नीचे का एरिया होगा आप देखोगे तो उसमें एक ताप्ती रिवर है, तो वो अपनी एक बाउंड्री बनाती है. ऐसे ऐसे आप देखते जाओगे तो आपको हर एक रिवर एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती रहती है कंट्री की. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है? मेडाइवल एज. तो मेडाइवल एज क्या होता है? ये मेडाइवल एज होता है, एज होते हैं. हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है. तो फर्स्ट क्या है? एंशियंट. उसके बाद क्या आता है? मेडाइवल. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मॉडर्न. ठीक है. हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है. ठीक है. तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेडाइवल के बारे में. तो क्या हुआ? द वर्ड मेडाइवल रिफर्स टू द मिडिल एजेस. वी यूज इट इन हिस्ट्री टू रिफर टू द पीरियड लाइंग बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड. अ ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. But his division based on a religion of ruler was ignored by most of the historians. In India, the medieval period is considered to begin in the 8th century current era to extend right into the 18th century current era. This medieval period is further divided into early medieval period and later medieval period. So, इस पॉइंट में ये दिया है कि मेडाइवल पीरियड क्या होता है. जैसे आपको मैंने बताया एंशिएंट और मॉडर्न के बीच का पीरियड होता है. ठीक है. मगर जो हिस्टोरियन थे उनने बोला हिस्ट्री को अपन ये सब पार्ट में नहीं, अपन 3 पार्ट में ऐसे पढ़ सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. क्योंकि इंडिया में 3 तरीके के लोगों ने रूल किया. तो सबसे पहले हिंदू रूल्स आए, जो बहुत बड़े बड़े रूलर्स थे, जैसे कि गुप्ता रूलर्स और मौर्यंस रूलर्स, और ये सब रूलर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू रूलर्स थे. उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए कौन? मुगल. ओके, मुगल आए. और उससे पहले क्या? दिल्ली सल्तनत आई. तो ये सब कौन थे? मुस्लिम रूलर्स थे. उसके बाद कौन आया? ब्रिटिशर्स आए. मुगल के बाद में कौन आया? जस्ट बाद में ब्रिटिशर्स आए. तो उसने बोला कि इंडिया को क्यों ना अपन इस पार्ट में ऐसे डिवाइड करा जाए जहाँ हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स हों. तो सब लोगों ने, हिस्टोरियंस ने मना कर दिया. जितने भी हिस्टोरियन थे उन्होंने बोला किसी भी रूलर के रिलीजन पे अपन हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. सो इंडिया का जो मेडाइवल पीरियड है, जैसे यहाँ लिखा है, इंडिया का जो मेडाइवल पीरियड है वो कब से कब तक है? 8th सेंचुरी से लेके अपन मानते हैं 18th सेंचुरी तक. ठीक है. कब से? 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक मानते हैं अपन क्या? मेडाइवल पीरियड. अब 18th क्यों? 18th और 8 से पहले क्या? अब 8 से पहले वाले को क्या बोलेंगे? एंशिएंट. 18th के बाद वाले को क्या बोलेंगे? मॉडर्न. ठीक है. मगर आप एक और चीज़ देखो, अब जैसे सेंचुरी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 8th सेंचुरी बोला तो क्या होगा? 8th सेंचुरी बोला तो उसका मतलब क्या होगा? 8th सेंचुरी का मतलब होता है 700 से लेके 799 को अपन क्या बोलेंगे?
8th सेंचुरी। आज अपन कौन से सेंचुरी में रह रहे हैं? 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, मगर ईयर कौन सा चल रहा है? 2021, ठीक है। और कब तक चलेगा? 2099 तक क्या चलेगा? 21st सेंचुरी, ठीक है। सो ये सेंचुरी ऐसे काम करता है। जब अपन बोलते हैं सेंचुरी तो 700 से 799। अब बोलेंगे 18 सेंचुरी क्या होगा? तो 18 सेंचुरी क्या होगा? 1700 से लेके 1799 तक, ठीक है, ईयर 1799 तक, इसको अपन बोलेंगे 17th सेंचुरी। सो उसके आगे क्या लिखा है कि इसमें जो मेडाइवल पीरियड है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है, अर्ली मेडाइवल पीरियड एंड लेटर मेडाइवल पीरियड। तो अर्ली मेडाइवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 8 to 12th सेंचुरी, और लेटर मेडाइवल पीरियड है 12 to 18th सेंचुरी, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। जनरली डिफरेंट नेशन यूजेस डिफरेंट टाइम स्पेन टू डेमोस्ट्रेट चेंज इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। Hence the span of time medieval period differs from country to country. In Europe it is taken as a period between 500 century to 1500 current era, but in India the 8th century is taken as the beginning of the medieval period while the 18th century marks its end. So यहाँ पे ये दिया है कि हर कंट्री अपना अपना हिसाब से टाइम पीरियड को मेजर करती है। यूरोप की कंट्रियाँ 500 से लेके 1500 को मानती है, और इंडिया की कहाँ से कहाँ तक मानती है? अभी जैसे मैंने आपको बताया 8 से लेके 18 तक, ठीक है। अब आगे क्या दिया है? But how do we know that the period has ended and a period has begun? People generally measure time in terms of century, year, month, day, and hour. But historian used to looking at the entire canvas chart the progress of man in terms of age that represent different stage of human development. That is Stone Age, Iron Age, and Bronze Age. For historians, a new period of history begin with there is a marked change in man's lifestyle. These changes do not occur all in sudden, they occur gradually but over a period of time. These changes can be seen in a widespread enough to warrant a separate name. अब बोलेंगे कि हम लोग क्या बोलते हैं हिस्ट्री को ऐसे क्यों डिवाइड करते हैं? आप कैसे बोल सकते हो कि इस पीरियड के बाद हिस्ट्री डिवाइड हो गई है? अब एंशियंट है, फिर मेडाइवल है, फिर हिस्ट्री मॉडर्न है। सो हिस्टोरियन ने बोला कि अपन कैसे चेंज को डिफाइन करेंगे कि जब ह्यूमन की लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज हुआ होगा तब अपन बोलेंगे कि चेंज हो गया। तो ह्यूमन की बड़ी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंज आए थे? एक स्टोन एज था, ब्रोंज एज था, आयरन एज था। स्टोन एज का मतलब क्या होता है? जब इंसान को सिर्फ पत्थरों के बारे में पता था, जैसे कि वो आग लगाना कैसे सीखा था उसने? 2 पत्थरों को एक टकरा कर आग लगाना सीखा था, और पत्थरों को काट के उसने व्हील बनाना सीखा। फिर क्या मिला? उसने डिस्कवर क्या, किस चीज़ का करा? ब्रोंज का डिस्कवरी हुआ, तो फिर चीज़ें मेटल बनाना ईजी हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आयरन मिल गया इंसान को, तो आयरन बनाना ईजी हो गया, आयरन से इक्विपमेंट वगैरह बनाना ईजी हो गया, खेती करना आसान हो गया। सो ये सब एक बहुत बड़ी चेंज लेके आए ह्यूमन के साथ। तो अपन इसको मानते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों को अपन एक बेंचमार्क मारेंगे कि इसके बाद ह्यूमन की लाइफ चेंज हो गई है। सो मैनी चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन अ पॉलिटिकल, सोशल एंड economical field in human society in and about the 8th century current era. By this time, Indian culture had absorbed many new elements from other culture. Our administrative system, regional language, culture, and many of our religion and social tradition have evolved to a new stage of development. This is why the 8th century is taken as the starting point of a medieval period. Similarly, the collapse of the Mughal Empire and the influx of European mean that the 18th century was the point from where the India underwent sweeping changes. That is why we refer to the century as a close to the medieval period. सो यहाँ क्या लिखा है कि अब अपन ने इंडिया के केस में क्या हुआ? 8 को क्यों बोला, 18 को क्यों बोला कि 8 से शुरू हो रहा है 18 से ख़त्म हो रहा है? क्योंकि इसका रीज़न ये एक ही है। इसका रीज़न ये है कि जब 8th सेंचुरी सब स्टार्ट हुआ तो इंडिया दूसरे कल्चरों से बहुत कुछ सीख रही थी। बहुत सारे चेंजेस आए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जो अपन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ को अपन चलाते हैं उसको अपन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज आया, रीजनल लैंग्वेजेस आई, लैंग्वेजेस में चेंज आया, कल्चर चेंज हुआ, और लोगों को रिलीजन वगैरह चेंज हुआ। तो इसलिए अपन ने यह मान लिया कि 18th सेंचुरी से अपना शुरू हुआ है। अब 18 पे ख़त्म क्यों हुआ है? कहाँ पे ख़त्म हुआ है? 18 पे क्यों ख़त्म हुआ है? क्योंकि इस टाइम पे अपन ने क्या देखा? मुग़ल लोगों का एम्पायर जो था वो ख़त्म हो गया। किसके वजह से? यूरोपियन के वजह से। यूरोपियन कौन थे? ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, डच, ये सब लोग जब आए वहाँ से और धीरे धीरे अलग अलग जगह पे कब्जा किया इनने, तो उसके बाद मुग़ल को ख़त्म कर दिया। मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होता गया। तो इसलिए अपन ने ये माना कि इस स्टेज पे क्या हुआ? इस स्टेज पे
मेडाइवल हिस्ट्री खत्म हो गई, एक नई हिस्ट्री चालू हुई, इसका नाम क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री। मैनी, इसके आगे क्या लिखा है, मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर द 8th century. दिस चेंजेस अल्टर द रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप एंड एशिया. ऑल्सो द कोलिशन बिटवीन दिस टू वास्टली डिफरेंट कल्चर हैज had far-reached effect on the thoughts and living pattern of people on both continents. Such changes had long been felt in those part of India that had carried on a brisk trade with a remnant of the old Roman Empire. Now they had a wider impact and of a very different kind from that in the past. सो 8th century में क्या चेंजेस आए थे, तो उनमें से कुछ एक चेंजेस ऐसे थे कि यूरोप और एशिया के रिलेशन चेंज हो रहे थे। अब यूरोप और एशिया क्या, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जियोग्राफी में पढ़ा, तो वैसे ही अलग अलग कॉन्टिनेंट होते हैं। अब यहाँ पे हर चीज़ के रिलेशन बदल रहा था। एशिया के ट्रेड्स भी बढ़ रहे थे रोमन के साथ। रोमन कहाँ पे, रोमन एम्पायर कहाँ पे, यूरोप में। तो आगे पढ़ते हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द ईयर्स। अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। The accounts that survive are often varied in terms of their subject matter. Some deals with physical feature of India, while others are mainly focused on languages and their meanings or architecture feature, monument, coins, inscription, etc. Let us consider two maps produced by two different persons at different point of time. The map of Indian subcontinent was produced by the Arab cartographer Al-Adrisi on page number 2 in 1154 CE. He did not visit the Indian subcontinent. The map was produced on the basis of information furnished by the traveler, traders, etc. As an outcome of relying on such sources, we found South India known where we would expect to find North India. Sri Lanka is located at the top, whereas it lies to the bottom, but a few places have been known accurately, such as Kannauj in Uttar Pradesh. सो क्या हुआ, अब यहाँ पे लोगों को मैप बनाना भी शुरू कर दिया लोगों ने। अब हिस्ट्री में बहुत बड़े चेंज आए, तो कैसे कैसे चेंजेस आए, तो यहाँ पे चेंजेस किस किस तरीके के थे, आर्किटेक्चरल चेंजेस थे, मॉन्यूमेंट्स वगैरह चेंज हो रहे थे, कॉइन्स वगैरह आ रहे थे, इंस्क्रिप्शन वगैरह आ रहे थे, और लैंग्वेजेस वगैरह बदल रही थी। तो इससे अपन को चेंजेस समझ में आता है, ठीक है। सो अपन इस टाइम पे क्या हुआ, एक मैप भी लोगों को बनाना चालू कर दिया, क्योंकि लोग अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो मैप की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैप जब बनाना स्टार्ट करे तो दो तरीके से मैप बन रहे थे। एक था जो लोग खुद नेविगेट करके बना रहे थे, नेविगेट मतलब खुद जाके बना रहे थे, और दूसरा था कि एक आदमी बैठता था और वो सुनता था कि ये जो लोग ट्रैवलर लोग आए हैं, ये बताते थे कि अच्छा हम लोग रास्ते में गए थे, तो पहले हमको श्रीलंका पड़ा, फिर इंडिया पड़ा, ऐसे ऐसे करके जब रास्ते बताते थे, तो फिर वो लोग उसके हिसाब से मैप बनाते थे। उनमें से एक था अरब कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है, जो मैप बनाता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। कौन, एल एड्रेस, ठीक है। इस एल एड्रेस ने ये मैप बनाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। कब बनाया, 1154, मतलब आज से 1000 साल पहले, 1000 साल से भी ज़्यादा पहले, ठीक है। ये मैप बनाया, और इस मैप में उसने कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो उसमें अपन को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग है, मगर उसमें बहुत सारी खामियां थी जो आज इंडिया को, अपन जो इंडिया का मैप देखते हैं, जैसे कि एक इंडिया का मैप है, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे मैप है जैसे, तो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं ऊपर, और नीचे वाले को साउथ कहते हैं। तो ऐसे करके दो पार्ट आपने देखा होगा, ठीक है। ऊपर वाले जो कश्मीर वाला एरिया है जैसे, उसको नॉर्थ कहते हैं, और यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे फिर नीचे आते हैं अपन, केरल है, साउथ है। सो ये दो पार्ट में से डिवाइड है, मगर मैप के थ्रू अपने जब देखा तो पता चला कि इनने नॉर्थ को साउथ में कर दिया, साउथ को नॉर्थ में कर लिया। गलती क्यों हुई, क्योंकि इनने कभी खुद नहीं गए थे, मगर किसी ट्रैवलर की बातों पे विश्वास करके इनने मैप बनाया। तो श्रीलंका को भी कहाँ बताया, इंडिया के ऊपर, मतलब कहाँ पे, जैसे कि कश्मीर यहाँ पे है, तो इनने ये बताया कि श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक थी, मगर एक चीज़ उसमें सही थी, क्या, उसमें कुछ चीज़ें बहुत एक्यूरेट थी, जैसे कि कन्नौज आज उत्तर प्रदेश में है, बहुत अच्छे से एक्यूरेटली वहाँ पे प्लेस करा गया। एक ऐसे ही मैप था अनदर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड अनदर मैप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट was produced nearly 600 years after Al-Adris map. This map on the page 3 made on in the 1720 by the French cartographer has shown various locations of Indian subcontinent with great accuracy. In particular, coastal areas have been detailed with great care and accuracy. However, the two maps are quite different in appearance, even though they have represented the same geographical area. It shows that information about the subcontinent had changed considerably between the two periods. Therefore, when historians read text
document map of past period, they need to keep in mind different historical backgrounds while accessing the relative value of data from the past. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक और डायग्राम दिखाता हूँ आपको. ये एक और मैप है. ये कब बना था, ये वाला मैप बना था कब, 1152 में. और ये वाला कब बना था, 1700 क्या लिखा है यहाँ पे, 1720 में बना था. ठीक है, किसने बनाया, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था. तो इस दोनों में कितना डिफरेंस है, ये ऐसा डिफरेंस है कि ये बहुत एक्यूरेट है, श्रीलंका सही है, इंडिया का एकदम एक्यूरेट जगह बताया गया है. ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है मगर बहुत हद तक ये मैप आज भी आप देखोगे तो इंडिया का मैप ऐसे ही दिखता है, सेम ऐसे ही मैप बनाया गया है. ठीक है, सो उसमें उनने और उस समय से लेके कुछ समय मतलब 600 साल के डिफरेंस में मैप में ऐसे ऐसे चेंजेस आ गए थे. ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है कि अब यहाँ पे अब जो हिस्टोरियन थे, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे, ये देखते थे अच्छा मैप कैसे बनाया इन लोगों ने, अच्छा इनके मैप बनाने के तरीका क्या था, और इनके जो डिफरेंट बैकग्राउंड थे कि किस चीज़ को नोटिस करते थे मैप बनाने के टाइम, इसको भी स्टडी करा जाता है. अब यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज. सो इन दिस सेक्शन we shall see how the terminologies used in the past helped us to understand the meaning of the terms when applied in different contexts. Our knowledge of the past has been enriched by comparing new and the old terminologies used by chronicles. For example, Minhaj-ul-Siraj used the term Hindustan in his chronicle. The sense in which he used his term was totally different from what it came to mean later. He probably used the term to refer the present-day Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna in the political sense. That is, to indicate the region under the influence of the Sultanate ruler. South India was totally omitted from his concept of Hindustan. Babur, the first Mughal ruler, used the term in the 16th century while referring to the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the Indian continent. Amir Khusro, the 14th century poet, used the term Hind in the same sense as Babur used the term Hindustan. The term Hind thus became synonyms with Hindustan. The term Hindustan was therefore interpreted differently at different point of time. सो यहाँ क्या लिखा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक में कि हिस्ट्री में बहुत सारे न्यू और ओल्ड टेक्स्ट मतलब टर्मिनोलॉजीज. हम यहाँ पे कुछ वर्ड देखो, जैसे टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब होता है, उसको अपन कहते हैं टर्मिनोलॉजी. ठीक है, टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ शब्द होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, शब्दों को अपन जैसे यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का मतलब क्या होता है. जैसे एक हाथ में आप मोबाइल में देख रहे हो तो उसको मोबाइल कहते हैं, तो आपकी इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, मोबाइल है ये. सो समय के साथ इसका नाम भी बदलता रहता है, हर चीज़ का नाम बदलता रहता है. तो ऐसा क्या हुआ, अब ऐसे ही समय के साथ क्या हुआ कि एक हिस्टोरियन थे. क्रोनिकल्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ एक वर्ड है क्रोनिकल्स मतलब जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उनको अपन कहते हैं क्रोनिकल्स. जो हिस्ट्री जिनने लिखी होगी उनको कहते हैं क्रोनिकल्स. सो जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है मिनाज-उल-सिरा की. ठीक है, कौन के बारे में, मिनाज-उल-सिरा के बारे में एक स्टोरी दिया हुआ है. तो मिनाज-उल-सिरा की स्टोरी क्या थी कि उनने इंडिया को हिंदुस्तान बोला था उस ज़माने में, मगर उनका बोलने का तरीका अलग था, उनका बोलने का मतलब अलग था. उनने आज के टाइम पे जो पंजाब है, हरियाणा है और गंगा और यमुना के जो उस टाइम के एरिया था उसको हिंदुस्तान बोला था. मगर उस टाइम पे उसको हिंदुस्तान क्यों बोला था, क्योंकि वो सुल्तानत रूलर के अंदर था. सुल्तानत मतलब सल्तनत, मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के अंदर था, इसलिए अपन कहते थे कि ये हिंदुस्तान है. मगर उनने जब हिंदुस्तान बोला तो उसमें कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं करा. साउथ इंडिया क्योंकि कभी भी दिल्ली सल्तनत के अंडर नहीं था. ठीक है, तो इसलिए उनने अपने बोलने के टाइम पे इसको इंक्लूड नहीं करा था. मगर जब बाबर आया, बाबर कौन था, बाबर मुगल रूलर था. तो बाबर जब आया तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने हिंदुस्तान जब बोला तो उसने पूरे इंडिया को इकट्ठा बोला. ठीक है, जब फिर उसके बाद क्या हुआ, आमिर खुसरो था. आमिर खुसरो कौन था, एक बहुत बड़ा पोएट था 14th सेंचुरी का. जब उसने उसको हिंद बोला, हिंद भी बोला, उसने एक वर्ड यूज़ करा हिंद, तो उसने हिंद का मतलब सेम था जो बाबर का हिंदुस्तान से आज जो मतलब था, मतलब फुल हिंदुस्तान. ठीक है, सो समय के साथ अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता रहता है. तो आगे पढ़ते हैं. हाउएवर the idea of India as a homogeneous geographical and cultural region along persistent in the mind of traveler
chronicles and other, but it falls far short of what it is today, that is modern national state. For Amir Khusro, Hind was merely an expression denoting geographical and cultural unity, but under no circumstances did the term Hindustan imply a distinct national and political identity as a case today. सो यहाँ लिखा है कि समय के साथ सब चीज़ों का मतलब बदलता जाता है, मगर क्या मतलब रहता है, बस इसको यदि आज एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि इसका एक प्रसिस्टेंट एक माइंड होता है, जो ट्रैवलर, क्रॉनिकल, जब हिस्टोरियन जब ये सब लिखते हैं तो उनके माइंड में उस टाइम क्या बात चल रही है उसके हिसाब से वो लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आमिर खुसरो ने उस टाइम हिंद जब यूज़ करा वर्ड, तो यहाँ एक वर्ड लिखा है मेरली, मेरली मतलब मामूली, मतलब तो उसका मतलब मामूली होता है, ठीक है। सो हिंद का जब उसने जब बोला था तो उसका मतलब था एक कल्चरल और एक जियोग्राफी एरिया के बारे में, हिंद के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। मगर उसका मतलब आज के हिंदुस्तान से दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि उस टाइम का हिंदुस्तान बहुत अलग था। और उसने जब हिंद बोला था तो हिंद का मतलब एक छोटा सा एक पोर्शन था, क्योंकि उस टाइम साउथ इंडिया नहीं था फुल इंडिया में। सो साउथ इंडिया की बहुत सारी जगह वो लोग इंक्लूड नहीं करा था आमिर खुसरो ने अपने हिंद जब बोला था तो। मगर आज का हिंदुस्तान मतलब क्या होता है, फुल इंडिया को अपन हिंदुस्तान बोलते हैं। सो इस यहाँ पे और क्या लिखा है, ये बुलेट पॉइंट में क्या लिखा है, फॉरेन एक्सप्लोरर, conqueror and cultural leader first came into contact with the people living on the Sindhu or the river Indus. Therefore, they named the whole country after the river. The word India came from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. The Iranian and the Greek who came through the northwest called it the Hindus or the Indus, and the land of the east of the river was called India. Thus, the idea that India constituted a single geographical still persisted in the mind of cultural leader, settler and conqueror for those who come later. In the course of time, the country came to be known as India in Greek and Hind in Persian and Arabic language. During the medieval period, Muslim chronicle referred to India as Hindustan, again as name derived from the Indus. Hence, the people who lived here were called Hindus. Natives or the country, whoever called it Bharatvansha or the land of the Bharata, after and tribe called the Bharatas. So क्या हुआ, अब आप बोलोगे कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। जैसे कि टर्मिनोलॉजीज का आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझ में आया। पहले इंडिया के कितने टर्मिनोलॉजीज में यूज़ कर रहते हैं, जैसे कि इंडिया को हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। सो ये सब नाम कहाँ से आया, तो इन सब नाम को देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रिवर इंडस। रिवर इंडस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी, ठीक है। सो इंडिया का नाम जब इंडस था और सिंधु उसको बोलते थे, तो यहाँ से 2-3 वर्ड निकलेंगे, उसमें से एक वर्ड था इंडिया। तो इंडस से उसका नाम क्या हुआ, जब उसको संस्कृत में सिंधु बोलते थे। तो ईरानियन और ग्रीक, ये लोग कौन है, ईरान में जो लोग रहते हैं और ईरान के आसपास जो लोग रहते थे, इन सब ने धीरे धीरे इंडस रिवर को हिंदोस कर दिया, ठीक है, सिंधु को हिंदू कर दिया और इंडस को इंडोस कर दिया। और धीरे धीरे ये समय के साथ बदल के तो फिर इनको क्या हुआ, ग्रीक लोग जो थे वो इंडिया को हिंद कहने लगे, और पर्शियन और अरबिक लोग थे वो इंडिया को क्या कहने लगे, हिंद कहने लगे, ठीक है। हिंद कौन कहने लगा, पर्शियन, और ग्रीक क्या कहने लगे, इंडिया। इंडिया मतलब इंडिया कहाँ से आया, इंडस से। हिंद कहाँ से आया, सिंध से। सिंधु नदी से क्या हुआ, हिंद हो गया, और इंडिया से, इंडस से क्या हो गया, इंडस हो गया। धीरे धीरे सबका नाम बदलता गया। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, जिसको अपन कहते हैं भारत। भारत नाम कहाँ से पड़ा, भारत नाम का एक ट्राइब रहता था। ट्राइब मतलब एक बहुत बड़ा एक समूह रहता था पीपलों का, मतलब जिसमें इंसानों का एक समूह रहता था, वो इकट्ठे रहते थे। तो उसका एक बहुत बड़ा एक राजा था, इसमें एक बहुत बड़ी राजा था और एक लड़ाई हुई थी। तो उस भारतवंश, उसके नाम पे अपना नाम पड़ा है भारता, ठीक है। उस ट्राइब का नाम था क्या था, भारता। तो वो बहुत फेमस थे, बहुत पावरफुल थे। तो उनने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो उस भारत ट्राइब का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं उसको अपन कहते हैं ट्राइब। इकट्ठे होकर रहते हैं, पहले के ज़माने में ऐसे इकट्ठे होकर रहते थे, साथ में एक बहुत बड़ा एरिया में रहते थे, और अपने बच्चे वगैरह भी होते थे, तो वो सब एक साथ रहते थे उसी जगह पे। तो उसको अपन कहते थे ट्राइब। तो उस जमाने का एक बहुत फेमस ट्राइब था भारतवर्षा, उस मतलब भारत उसका नाम था। उसके बाद इंडिया का नाम पड़ा भारतवर्षा और भारता, ठीक है।
इसके बाद का जो पार्ट है अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है। आराम आराम से अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। टिल देन आप लोग क्या बोलते हैं, इस चैप्टर को फिर से पढ़ो, रीड करो अपने आप से। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पूरा नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ तक ख़त्म करेंगे। इसके बाद उसके अगले क्लास में अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।